जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर रानीगंज तहसील है। इसमें बहुत सारे हमारे एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, बैठे हैं। तो मैं आज जानने के लिए आया हूं कि आखिर 2024 में जनता का मूड क्या है। क्या मोदी जी, योगी जी के काम से यहाँ की जनता खुश है, और क्या देश में भ्रष्टाचार का रोकथाम लगा हुआ है, और यहाँ का विकास कितना हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों में से हमारे यहाँ पे अधिवक्ता सर बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछूंगा बारी बारी से कि उनका परिचय क्या है। सर, आपका सर परिचय क्या है? राजमंगल एडवोकेट। जी जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको भी बहुजन समय आपका स्वागत करता है। धन्यवाद धन्यवाद। आप सर? चंद्र प्रताप एडवोकेट, रानीगंज से। सर, आपका नाम? शिव प्रसाद श्रीवास्तव मेरा नाम है। शिव प्रसाद श्रीवास्तव। सर, आप अपना परिचय बताएंगे? सर, राजीव आजाद एडवोकेट। सर इधर कैमरे की तरफ बताएंगे आप। सर, लालजी पटेल, गांव से मिलान करता हूं। लालजी पटेल, मैं गांव से मिलान करता हूं। आप कहाँ से? हम पीपरपुर ढेमा से बोल रहे हैं। आप? राम कुमार एडवोकेट, तहसील रानीगंज। आप सबसे मैं एक एक सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर 2024 में मोदी की वापसी होगी या परिवर्तन होगा? आपको क्या कैसे लगता है कि ये मोदी जी दोबारा आएंगे? उनका काम कैसे आप लोगों का लग रहा है? तो आप सबसे ये जानना चाहते हो सर, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी का काम जनता खुश है? संभावना नहीं, उनके आने की सरकार संभावना कम पाई जा रही है 2024 में। सर, आप 5 किलो राशन से क्या जनता खुश है? सर नहीं, 5 किलो राशन से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो एक बरगलाने की जो है इनकी चाल है। जो गरीब, बेरोजगार और निराश्रित लोग हैं, उनको जो है 5 किलो राशन दे करके और पीएम किसान का 2000 रुपया दे करके, और आचार संहिता में भी जो है जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको रोका जाना चाहिए। अभी जो है 2-3 प्रदेशों के, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, उसमें भी ये पीएम किसान का पैसा जो है चुनाव के आचार संहिता होने के बावजूद भी पैसा भेजा गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन संस्थाएं सब इस समय जो है बिकी हुई हैं, और तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव अगर निष्पक्ष होना है तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही चुनाव कराया जाना संभव होगा। तभी तो चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो पाएगा। सर, छोटा छोटा उत्तर देंगे ताकि और लोगों से सवाल ले लें कि कानून व्यवस्था कैसे है सर यहाँ पर? कानून व्यवस्था तो यहाँ तो जब सीएम ही कह रहे हैं ठोंक दो, तो किसी को भी ठोका जा रहा है। वो बाद में पता चलता है कि क्या था क्या नहीं था। तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। जितना जो है दावा किया जा रहा है उसके विपरीत ही है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की जो है हमारे रानीगंज तहसील में ही 1 महीने में कम से कम 10 चोरियां हुई हैं, और रानीगंज थाने के अंतर्गत ही, और एक ही बीट में 10 चोरियां हुई, और आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये कानून व्यवस्था का हाल है। आपका नाम सर क्या बताएं? दया शंकर यादव, एडवोकेट, रानीगंज। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था कैसे है और विकास को आपको कैसा लग रहा है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। पहली बात तो मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, निजीकरण। अरे वो तो कह रहे हैं कि करोड़ों में नौकरी दे चुके हैं। कभी नहीं दे रही है। निजीकरण, बच्चे बीटेक एमटेक करके के क्या करें? हमारे यहाँ बच्चे, हम लोग बच्चों के पीछे पढ़ाई में इतना पैसा लगाते हैं, बच्चे क्या करें? क्या हाँ, यहाँ चपरासी प्रमोट करके अधिकारी को चार्ज दिए हैं, अन्य वैकेंसी नहीं निकालते हैं, बच्चे क्या करेंगे? योगी मोदी गवर्नमेंट। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मोदी सख्त है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार बिल्कुल है। रानीगंज थाने में कितनी चोरी है, आज तक किसी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है।
और हमारे एडवोकेट हैं, उनसे पूछूंगा। सर, आप क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था क्या हाल है? कानून व्यवस्था थोड़ा सा सामान्य है भाई। कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सामान्य स्थिति में है, जैसे और सरकारों में चलता था वैसे ही चल रहा है। प्रयास है इनका कि अच्छा किया जाए, प्रयास जारी है। आपका नाम क्या बताएं? शिव प्रसाद श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी अब 22 जनवरी को राम मंदिर बना दिया है, उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या जनता को उस मंदिर से कल्याण होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर रोजगार मिलेगा? देखिए, मंदिर से कल्याण जो होता है धर्म है। धर्म के प्रति हिंदुओं की जो भावना जुड़ी है उसके तहत इन्होंने मंदिर का निर्माण किया, वहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। और कल्याण तो शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है, बिना इसके थोड़ी कोई कार्य चल सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका कानून, इन सब पर भी कड़ाई होनी चाहिए अच्छे ढंग से। शिक्षा के लिए हमको तकलीफ है। दर्शन करने नहीं जाएंगे? दर्शन करने के लिए हम लोगों के पास समय ही नहीं रहता, वकालत में इतना व्यस्तता है कि दर्शन करने जब समय मिलेगा तब जाएंगे। और भी लोग हैं, पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर जो 5 किलो का राशन मोदी जी दे रहे हैं, सर क्या आप बताएंगे कि 5 किलो राशन से शासन अच्छा चल पाएगा? वर्तमान परिवेश में 5 किलो राशन दे करके सरकार सबको गरीब ही बना रही है, अकर्मण्य बना रही है, बेरोजगार बना रही है, कोई काम करना नहीं चाहेगा। इसलिए इसे सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि क्या बच्चों को रोजगार मिल रहा है? मोदी और योगी पूरा डंका लगा रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए हैं। आप क्या कहेंगे नौकरी के बारे में? सरकार ने कृषि के लिए जो थोड़ा सा बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, तो हमारे दर्शक समझ रहे हैं। जो कृषि और बीएड करके जो बेरोजगार लाखों लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से सब बेरोजगार हो गए और सरकार ने कोई नया विकल्प अभी तक नहीं किया। लोग बीटेक, एमटेक, बीए, कृषि करके सब बेरोजगार हैं और सरकार की तरफ से पकौड़ा तलने की बात आ रही है। पकौड़ा तलाएंगे, रोजगार पाएंगे। सर, मैं आपसे, आपका नाम क्या बताया आप? राम कुमार एडवोकेट, तहसील रानीगंज। राम कृपाल? राम कुमार एडवोकेट। राम कुमार एडवोकेट। आप ये बताएं कि अभी जो बिहार सरकार ने जात गणना किया है, तो जात गणना से क्या आपको लगता है कि राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? सर असर पड़ेगा ही नहीं, जात गणना कराएं चाहे कोई भी कराएं। आप बताएं, वो करें कि कोई असर नहीं पड़े, आप क्या कहते हैं? जात गणना से पूरे समाज का स्वरूप विकसित हुआ, स्वरूप समझ में आया कि एक वर्ग अकेले 50%, 70% तक खुद आरक्षण लिया और से जो आरक्षण के पात्र थे उन्हें 27% पर रोका गया। और अब जात गणना से साबित हो गया कौन 85% है, कौन 15% है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। पंडित जी, आप बताएं कि जात गणना से क्या जो 24 में इसका असर पड़ेगा? जात गणना से असर इतना है कि वोट की राजनीति है, नेताओं को अपना कहाँ टिकट देना है, क्या करना है। क्या जात सच्चाई नहीं है? सच्चाई क्या, हर व्यक्ति जात का है। पहली चीज़ तो हम इंसान हैं, जात को मानने नहीं चाहिए। इंसान के बाद तब जातियाँ यहाँ बनी। मानना और व्यवहार में दिखना अंतर की जो है, यहाँ पर नेता लोगों ने डिवाइड करके रखा है वोट के लिए कि तुम किस जात के हो, उस जात के हैं, फला जाति के हैं। नेताओं ने जातियों की तरह से वोट बटोरना। आपने तो अपना नाम श्रीवास्तव बताया, तो श्रीवास्तव क्या है? श्रीवास्तव जात नहीं, टाइटल मानी जाती है, जात तो है ही है। कैस जाति है, कैस में श्रीवास्तव है। लेकिन अब ये नहीं कि हम श्रीवास्तव खड़ा हो तो उसी को वोट दें। हमें चाहिए कि नैतिकता, इंसानियत वाले व्यक्ति को वोट करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज की, देश की प्रगति हो सके। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि जाति जनगणना से ही पूरे देश का भला हो सकता है। बिना जाति जनगणना के, अब बिहार में जाति जनगणना हो गई, बिहार में कन्फर्म हो गया कि कौन कितनी जाति क्या है, उसको उसी के हिसाब से नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। बिना आंकड़े के आप कोई भी योजना बिना आंकड़ा के कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं? जब तक कोई आंकड़ा नहीं होगा तब तक आप कोई भी योजना को कैसे जो है चालू करेंगे और कैसे उसको जो है पूरा करेंगे। अच्छा, कौन लोग हैं कि जाति गणना का विरोध कर रहे हैं? ये कौन लोग हो सकते हैं? अब तो सभी जातियां जो है लाभ ले रही हैं जातियों का। अब तो एक EWS भी आ गया है, उसके कारण जो है सबको
10% आरक्षण मिल गया है। तो जिस हिसाब से जिसकी जातियाँ हैं उसको उस हिसाब से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि जात गणना से जातिवाद फैलेगा, जातिवाद बढ़ेगा। आपका क्या मानना है? जातिवाद तो समाज में बहुत पहले से ही लोग फैला के रख। लोग शादी करते हैं तो जात देखकर शादी करते हैं। जी, जातियों में ही शादी होती है, यहाँ तक कि गोत्र में शादी होती है। जात भले हो, गोत्र होना चाहिए। तमाम समाज में इस तरीके की वो हैं, अव्यवस्थाएं हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, तो इनको दूर करना चाहिए। लेकिन यह है कि मैं जात जनगणना के पक्ष में हूँ, जिससे समाज में जात जनगणना होने के बाद भी किसी भी योजना का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सकता है। क्या जात गणना 2024 में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जात जनगणना 24 में मुद्दा बनेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि बिहार की तरह जो है जात जनगणना उत्तर प्रदेश में भी जल्द से जल्द करवानी चाहिए। और लोगों से पूछ लेता हूँ कि जात गणना के क्या 2024 में इसका असर पड़ेगा? हमारे साथ है और बहुत सारे। सर, क्या आप मानना है कि 2024 में जात गणना का असर पड़ेगा? जी जी पड़ेगा सर, सर पढ़ना चाहिए। कैसे, आप कैसे करें कि पढ़ना चाहिए? अरे जनगणना हो जाएगी तो अपने आप क्लियर हो जाता है वो। अच्छा, आप बताएं कि जात हकीकत है कि नहीं है? ये केवल एक जात है नहीं। जाति है भाई। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि जात इंडिया में, भारत में 2 ही जात हैं, एक गरीब और एक अमीर। मोदी और क्या कहते हैं, मैं ओबीसी का लड़का हूँ, तो ओबीसी क्या है? वो इसी पिछड़ा वर्ग है। जी जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 ही जाति होती है, एक गरीब और एक अमीर। क्या कहेंगे? मोदी कह रहे हैं 2 ही जाति हैं। यही है कि जातियां 2 ही हैं, अमीर और गरीब की। इसको मानना चाहिए हर व्यक्ति को। कैसे अभी अखिलेश यादव के यहाँ से न्योता नहीं आएगा किसी का। और भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ कायस्थ में भी जो मंत्री विधायक, हम लोग निमंत्रण देने आएंगे क्या? एक मिनट है, ये मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या बोले? जिससे श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जातियां 2 ही हैं, क्या अपने बेटी की शादी चमार के घर में कर देंगे, एक अहिर घर में कर देंगे? जो कह रहे हैं जात नहीं है, जो गरीब चमार है उसके यहाँ गरीब श्रीवास्तव को शादी करेगा? विवाह अलग चीज है, शादी विवाह अलग चीज है। शादी विवाह नहीं तो आज जात नहीं है तो आप जात देखकर तो शादी करते हैं आप? नहीं, जाति देखिए, जातीयता ये बताती है शादी विवाह के लिए खान पान का एक अलग सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं। लेकिन अब जातीयता से वोट की कोई राजनीति नहीं है। अच्छा, आप लोग बताएं, आप क्या करें इसके जो मैंने सवाल किया है कि जात एक मुद्दा बनेगा 2024 में? आप अपना बताएं, अपना बताएं। क्या सर बताइए क्या? 2024 में जात गणना जो है मुद्दा बनेगा? जी सर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जी जी हाँ सर, हमारे बीच में और भी साथी हैं, तो उनसे जानना तो सर, अभी एक सवाल आया है, क्या 2024 में जात गणना मुद्दा बनेगा? इसमें दो राय नहीं है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात जाने दीजिए, संपूर्ण भारत की मैं बात करता हूं कि जातिगत गणना की बात जाने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर मोदी ने जहर बो दिया है जातियों को लेकर के, वो निश्चित ही रहेगा। जाति का अस्तित्व और जाति गणना और जाति को लेकर के विवाद राजनीति में ये बरकरार रहेगा। सर, अभी भाई साहब श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि जात 2 ही है, एक गरीब है एक अमीर है, बाकी जात नहीं है। क्या इनके बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? जातियों को गरीबी और अमीरी में नहीं बांटा जा सकता। क्या ब्राह्मण में गरीब और अमीर दोनों नहीं होते? क्या दलित में अमीर और गरीब नहीं होते? क्या ओबीसी में अमीर और गरीब नहीं होते? अगर प्रमाण लेना चाहें तो हो सकता है आप मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, भावुकता में कह दिया होगा इस बात को आकर के, लेकिन अमीरी और गरीबी ये प्रत्येक में होती है। अच्छा सर, मैं आप जानना चाहता हूँ कि यहाँ का कानून व्यवस्था कैसे है? आपके इर्द गिर्द जिस रानीगंज में रहते हैं, यहीं से करीब 3 किलोमीटर केशवापुर पड़ता है, वहाँ 2 पंडित के यहाँ शादी चोरी हुई है, और मीरपुर में मैं सुना चोरी हुई है। तो यहाँ चोरी हो रही है। मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि जितने गुंडे बदमाश थे या तो जेल में या तो यूपी से चले गए बाहर। आपके क्या दिखने में लग रहा है? माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी अभी बहन जी के फार्मूले को सीख रहे हैं। अभी जो बहन कुमारी मायावती जी ने शासन, सुशासन, प्रशासन करके दिखा दिया है, उस चीज़ को वो सीख रहे हैं। वही नहीं, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी सीख रही है और सीखती ही रहेगी। वो सही मायने में कभी भी सुशासन उत्तर प्रदेश को दे ही नहीं पाए और ना दे पाएंगे।
ये कहना जो है कि कोई कह देगा बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है, मैंने इनको जेल में कर दिया, इनको जिला बदर कर दिया, इनको मैंने देश से बाहर कर दिया, इनको यूपी से बाहर कर दिया, ये सब जुमलेबाजी है, ये दिखावा है, ये दिखाने की बात केवल है। अगर दिखाने की बात नहीं होती तो ये जिस अतीक अहमद का इन्होंने इनकाउंटर करवाया दिखावेपन में, उस अतीक अहमद को भरे संसद में ससम्मान सहित उसका नाम लिया इन्होंने, माननीय अतीक अहमद जी कह करके इन्होंने संबोधन किया। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो दिखाना क्या चाहते हैं? ऐसा सुशासन जो है बहन जी के समय में नहीं था। ये सुशासन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, और विशेषकर बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, विशेषकर बहन जी ही दे सकती हैं, जिसकी व्यक्तिगत की सोच हो, जिसने गरीबी में पल करके अगर दिया हो, अपना जीवन जिया हो। एक कहावत अपने यहाँ होती है ना, जाकी पाँव न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। जिसको दर्द ही नहीं कभी हुआ वो दूसरे के दर्द को क्या समझ पाए? अरे बहन जी भी तो अपना नारा बदल दिया, बहुजन की जगह सर्जन ही था, सर्जन सुखाए करने लगी। अब वो कहाँ अपने स्टैंड पे काबिल रहे हैं? आपने एकदम सही कहा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में क्या बहुजन नहीं आता? क्या ब्राह्मण नहीं आता, दलित नहीं आता, क्षत्रिय नहीं आता, मुसलमान नहीं आता? और जब तक ये लोकतंत्र है, भारत जो है ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का देश है, इसमें जब तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अगर नहीं रखी जाएगी तब तक जो है फिर तो सीधा सीधा जातिगत की बात आ गई। अगर बहन जी केवल बहुजन की बात करती हैं तब तो सिर्फ एक ही बात पढ़ी जाए। तो मोदी जी के सर्जन और बहन जी के सर्जन में क्या अंतर है? हाँ, ये आपने सही कहा। बहन जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में उन्होंने सबको सुख दिया है, सबका हित किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन अगर देखना चाहो तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए उन्होंने सीख तो डाली अपनी, नर्सरी तो उन्होंने यहाँ से ज्वाइन करवा करके अपने यहाँ ले गए बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन उस नर्सरी से जो निकले वहाँ पर जो है उस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा तो यहाँ पर ले गए, लेकिन वहाँ पर उसको पूर्ण रूप से प्रारूप नहीं दे पाए, धार नहीं दे पाए। आपको मैं काउंटर पूछ रहा हूँ सर, आप क्या कहेंगे मोदी जी के सर्जन और बहन जी के सर्जन में क्या अंतर है? भैया किसी से कोई सीखा उखा नहीं है, सब अपने अपने स्वविवेक का परिचय देते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि से जो है इस प्रशासन को चला रहे हैं। मोदी के शासन में ऐसा कोई नहीं है कि बस अब ये है कि भाई सत्ता से विमुख होकर के जैसे लोग। क्या मायावती के शासन यहाँ जो आज बुलडोजर के नाम से योगी जी जाने जाते हैं, तो क्या मायावती के शासन में अधिकारी अपने समय से नहीं करते थे? सही कह रहे हैं आप, मायावती जी का शासन भी अच्छा था, ऐसा नहीं प्रशासन उनका गड़बड़ था, बहुत अच्छा शासन किए, उस समय हम लोग भी थे, हमको भी याद है। लेकिन यह है कि योगी का शासन भी गड़बड़ नहीं है। अब यह है कि अगर हम ये सोच लें कि हम बीजेपी के हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, एक पार्टी का व्यक्तिगत होकर के बोलना ये गलत चीज़ है। तो विकास कैसे दिख रहा है? अभी आपके रानीगंज आप विधानसभा तहसील में आप बैठते हैं, तो यहाँ विकास क्या हाल है? विकास की स्थिति पर हमने जो निर्णय लिया है, आज से 10 साल पहले चले जाइए आप, 10 साल पहले पूछा जाता है भैया कई पैंट शर्ट रहा, तो कहीं 2 ये 3 रहा। आज एक एक व्यक्ति के पास 10 पैंट शर्ट है, लेकिन फिर भी गरीब बना हुआ है। गरीब अगर मुंह से आप मन से गरीब हैं, गरीब कहना ही है आपको, तो गरीब बने रहिए। गरीब की तो गरीब। हाँ सर, एक मिनट। आपको विकास के बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले हमको याद है कि 2 रुपया फीस देने में हम लोग बड़ी परेशानी होती थी। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को 2000 दे करके अच्छे विद्यालय में नर्सरी में पढ़ा रहा है, तो 2000 रुपया कहाँ से आ रहा है? गरीब है तो भैया। एक बार क्या कहें सर? इन्होंने कहा जो है कि बहन जी के शासन सुशासन और विकास की बात इन्होंने किया। अभी जो है आप हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, आप तहसील के, आपसे मैं व्यक्तिगत ये सवाल जानना पूछ रहा हूँ कि बहन जी के शासन में यहाँ पर एसडीएम 7:30 बजे से लेकर के वो दरवाजे खटखटा करके निर्णय किया करता था, न्याय दिया करता था, मामले का निस्तारण करता था। आप यहाँ पर बताइए कि 10 साल की 15 साल की सरकार में वो कौन सा एक दिन दिखा दीजिए जिसमें अधिकारी 10:10 पर काउंटर पे बैठ करके आपके मामले का निस्तारण किया हो। व्यक्तिगत मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने न्याय की बात अगर मांगी है जो है, तो उसने ये बता दिया है कि पोर्टल पर देख लीजिए, और पोर्टल पर क्या दिखाई देता है मान्यवर? पोर्टल पर दिखाई देता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब अगर विचाराधीन उसने लिख दिया तो कोई अधिकारी उसमें इंटरफियर नहीं करता। दर की ठोकर यहाँ का गरीब, यहाँ का मजलूम, यहाँ की जनता खा रही है। ये है इनके विकास का नारा। और लोगों से पूछता हूँ सर, आप क्या कहेंगे, योगी जी का बुलडोजर, बहन जी का शासन में अंतर आपको दिखता है? बहन जी का शासन जो था वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छे तरीके से
चलाया जा रहा था। अब बुलडोज़र तो ये सब जो है मतलब कोई कानून और न्याय की कोई बात ही नहीं है। जिसको चाहेंगे उसको बुलडोज़र चला देंगे, जिसको उसमें जो है कानून और न्याय का कोई नामो निशान नहीं होता है। क्या कहेंगे सर, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगा? आपको बहुत बड़ा डिफरेंस है। मायावती जी के पीरियड में अधिकारी डीएम से लेकर एसडीएम सारे कर्मचारी अधिकारी सब समय से आ जाते थे, हर काम कागज करते थे, समय से कर देते थे। और इस सरकार में हम लोग तहसील के वक्त हैं, कोई अधिकारी बैठता नहीं समय से। यही रानीगंज थाने में कितनी चोरियां हुई हैं, एक कोई चोरी खुलासा नहीं हुआ है। आप हमारे वकील साहब हैं, आपके घर को स्वयं चोरी हुई है, पूछिए बेटे बताइए। आज अभी की बात है, अगस्त में चोरी हुई और 4 चोरियां एक ही रात में हुई और उसके बावजूद FIR कम से कम 10 दिन बाद हुई। उसमें अभी तक चारों चोरियों में कम से कम 20 लाख की चोरियां हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस महीने भी कम से कम 2-3 चोरियां हुई और एक ही बीट में रानीगंज थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप इस थाने में तो बगल में थाना भी है, क्या जब कोई मुलजिम जो परेशान आदमी आता है तो यहाँ एप्लीकेशन देता है, तो क्या वहाँ थाने में रिसीव करने का नियम है या नहीं है? वो अक्सर रिकॉर्ड है कि हमारे पास कोई ऐसा नियम रिसीव नहीं करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, रिसीव करने की व्यवस्था ये जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी 7 से 12 में, तो उस समय उन्होंने एक नियम लागू कर दिया था कि जो भी अतिथि आएगा, अतिथि का उन्होंने संबोधन किया था। आपके जो पीड़ित आएगा वो आपका अतिथि है आएगा तो उसकी एंट्री आपके यहाँ रजिस्टर में होना मस्ट है। इसलिए होना मस्ट है कि आपके यहाँ कौन सा व्यक्ति पीड़ित आया और कौन सा दलाल आया और कौन सा संभ्रांत व्यक्ति आया, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम न्याय देने में इस चीज़ का माकूल जवाब दे सकें। इसके लिए उन्होंने रिसीविंग रजिस्टर की व्यवस्था उन्होंने आज की स्थिति बताए थाने में क्या होता है बता रहा हूँ। और वो रजिस्टर जो है आज भी वही दरवैया चला आ रहा है। रजिस्टर होता है, दर्ज होता है, लेकिन मामले का निस्तारण एक भी नहीं किया जाता है, एक भी नहीं होता है। सिर्फ ये कह करके गुमराह किया जाता है कि ये तो राजस्व का मामला है, ये तो फौजदारी का मामला है, उसको हम देख लेंगे। मेडिकल ऐसी स्थितियां आई हैं कि चोटहिल का ब्लड ऐसे गिर रहा है, लेटा हुआ है, लेकिन उनका मेडिकल तक नहीं कराया गया है। इस सरकार की ये व्यवस्था है। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? रिसीविंग से केवल हमारा काम हो जाता है। इन्होंने समाधान दिवस चलाया, इन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस चलाया, ये सब बहन जी की सरकार में हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगलवार को व्यवस्था दिया था, इन्होंने उसको उठा करके शनिवार को व्यवस्था दे दिया। सिर्फ इतना किया, इस तरफ से कान पकड़ने के बजाय इन्होंने घुमा करके कान पकड़ दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आज ये यहाँ पर हमारे देश में भाजपा केवल 2 काम करती है, हिंदू और मुसलमान को लेकर के लड़ा करके ये अपना हित करना चाहती है। तो क्या आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे? अरे हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे कण कण में राम व्याप्त हैं। सबसे पहले हम भगवान राम की पूजा अपने घर में करें, अपने हृदय में करें, आप में करें, इनमें करें, इनमें करें। अगर इस चीज़ में नहीं कर सकते हैं तो क्या हमारे भगवान राम सिर्फ एक ही जगह विराजमान हैं? अगर एक ही जगह विराजमान हैं तो फिर सनातन धर्म किस बात के लिए है? सनातन धर्म यही कह रहा है कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान विष्णु ये कण कण में व्याप्त हैं, जन जन में व्याप्त हैं, घास फूस में व्याप्त हैं, ईंट पत्थर में व्याप्त हैं। तो हम क्यों ना उनकी पूजा करें वहाँ पर जहाँ पर अविवाद हो, जहाँ पर विवाद की स्थिति हो, वहाँ पर हम क्यों पूजा करने के लिए जाएं? क्या कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जात गणना हुई है इससे क्या है कि हिंदू को बांट रहे हैं, आप क्या कहोगे? गलत। हिंदू को ये बांट नहीं रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जाति गणना करा देने से इसका लाभ है, जाति गणना करा देने से लाभ ये है, इनको ये लाभ है कि ये आपको आपस में लड़ा करके इसको मार डालेंगे। इसके बाद जो है मुस्लिमों की संख्या जो है, जिसको कह रहे हैं कि निल होनी चाहिए, वो बढ़ा देंगे, बढ़ती चली जाएगी और आप ख़त्म होते चले जाएंगे। सर, अभी एक सवाल मेरा रह गया था, यहाँ आप थाने में देखते हैं तो क्या यहाँ जब कोई पीड़ित आता है तो क्या उसका एप्लीकेशन रिसीव करते हैं? मैं तो एक थाने में गया था, स्वीकार किए, प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हैं, जितना संभव होता है कार्यवाही भी करते हैं, ऐसा नहीं कार्यवाही नहीं करते। अब यह है कि समाज है, 10 लोग 10 मेरा सवाल है कि नियम क्या नियम कहता है कि जब कोई एप्लीकेशन देने आता है, जब तक रिसीव नहीं करे, क्या प्रूफ होगा कि आपके यहाँ पीड़ित आया है? वो रिसीव करने और कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, तो जबानी कैसे प्रूफ होगा कि आपने? रजिस्टर में अंकित किया जाता है, रजिस्टर में दर्ज करते हैं उसको। ऐसा नहीं, सारे एप्लीकेशन
ये गलत बात है। केवल वही रिसीव किया जाता है जो जागरूक व्यक्ति जाता है, उसका एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है। जो व्यक्ति जो है इलिटरेट है, जो समझदार नहीं है, उन गरीबों को ऐसे भगा दिया जाता है कि चलो 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 हम देख लेंगे इसको। आज तो इलिटरेट की बात कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जो इलिटरेट शब्द वो शिक्षित के लिए है, वो हम लोगों से ज़्यादा अपने काबिल। नहीं, मैं उदाहरण हूँ, बारिया थाने में गया था एक एप्लीकेशन लेके, उन्होंने कहा कि मैंने कहा रिसीव कर लो, तो कहा नहीं रिसीव नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। नहीं करते, यहाँ पे रिसीव नहीं करते, वही रजिस्टर में दर्ज करते हैं लेके। वहाँ दर्ज भी नहीं किया, वापस कर दिया। एक चीज़ जान लीजिए आपकी, हर पार्टी के जो व्यक्ति हैं, पार्टी की नहीं, बात सुन लीजिए पूरी, जब भी आप किसी से अपना लेते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो जो जिस पार्टी का रहता है उस पार्टी के तहत अपनी बात को बोलता है। नहीं सवाल थाने की, थाने अगर सच्ची सोच के साथ आदमी बात अपने पवित्र मन से करे तो सरकार का विकास दिखाई भी दे रहा है। मेरा सवाल को उत्तर दीजिए ना। अब मैं पूछ सवाल कुछ उत्तर कुछ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ थाने में जो आप अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं जो, तो उनका क्या फर्ज है? पार्टी वाले आएगा उसका करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। नहीं, लगभग सबका करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे ख्याल से हम तो कई बार गए, हमारी एप्लीकेशन दर्ज होती है। जानते हैं ना कि आप भाजपा के हैं, आपको पता है कि आप भाजपा के हैं, इसलिए आपको जो है रिसीव कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन ले लेते हैं। आम जनता की बात करूँ, अभी तक आपने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों की दर्ज होती है, क्या आप अशिक्षित हैं? क्या आप भी तो शिक्षित हैं, अधिवक्ता हैं, आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं की जाती क्या? एक मिनट, आप क्या कहेंगे? ये जो जात गणना हुआ है, तो इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा या उनको हक अधिकार, जो जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी? कि जब जाति गणना समाज जब से समाज जागरूक हो रहा है, तो विपक्षी या जो भी समाज को संचालित करने का काम कर रहे हैं, उनको दिखता है कि जातिवाद है। लेकिन समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, समाज में अंतिम पैराहे पर आने वाला व्यक्ति है, वो अपनी जागरूकता की बात करता है, तो ये लोग उसको जातिवाद का स्वरूप देते हैं। और जाति गणना जो चल रही है वो समय की मांग है। सरकार को तो लेना चाहिए फीडबैक कि क्या कैसे स्थिति है, किसका क्या मतलब है, सामाजिक संतुलन क्या है, उसका आर्थिक संतुलन क्या है, मतलब किस जातियों की कितनी भागीदारी है, कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि किसको कितना क्या मिला। क्या 24 में मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है, बनेगा, बिल्कुल मुद्दा बन रहा है। समाज भी इसकी चर्चाएँ हैं, जो भी जागरूक समाज है वो चर्चा बना रहता है समाज में, चाहे अपने परिवार में जो भी शिक्षित समूह है। 2024 का इलेक्शन सीधा सा फंडा है, चाहे जितना सर पीट ले, मोदी सरकार आने से कोई रोक नहीं पाएगा, जान लीजिए। समझ रहे हैं? क्या EVM का खेल होगा? हाँ, EVM का खेल नहीं है। आने वाले समय में आप जो लेते हैं 2-4 लोगों से लेते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं, आज भी चाहे BC हो SC हो, वहाँ भी जब हम लोग जाते हैं, मोदी की बात होती है तो मोदी की बात से सब लोग प्रसन्न हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा रह गया, मेरे जहन में आया है कि इस रानीगंज थाने में जो SC ST OBC के वकील हैं, एडवोकेट हैं, और जो सवर्ण वकील हैं, उनको अपने धौं से दबा देते हैं, उनकी बात भी नहीं रखते, कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं ना, कोई नेम प्लेट लगा के जाता है वहाँ पे। मैं श्रीवास्तव हूँ, वहाँ का SO शायद मुझे जान पाता कि नहीं जान पाता, जैसे बब्बू भाई हैं, इनको जान जाते होंगे, हाँ ये पंडित हैं, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं है। सर क्या कहेंगे, कैसा है व्यवसाय? बहुत बड़ी फीलिंग है, कास्ट को लेकर बहुत बड़ी फीलिंग है। अगर SC BC का तो उसकी नहीं सुनी जाती है, अधिवक्ता हैं तो भले भी फॉरवर्ड के हैं, वो उनकी हर जगह सुनी जाती है। सर आप बताएं कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी सच्चाई हम थाने में तो बिल्कुल थाने की वकालत नहीं करते, लेकिन सुनने में जो वकील करते हैं उनसे आता है कि भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। आप क्या कहें सर? इसमें दो राय नहीं है कि इसमें जातिवाद की भावना रख करके वहाँ पर देखा जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें दो राय नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसमें दो राय नहीं है। अब मेरी जो सुन ली जाती है, ये आवश्यक नहीं है कि गरीब जनता का भी सुन लिया जाता है। अगर गरीब जनता का सुन लिया जाता तो अभी आपने देखा जो है कि एक ही के बीट में जो है 2-2, 3-3, 4-4 चोरियां हो रही हैं। एक FIR अगर कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखा दे कि यहाँ पर चोरी हुई है इस बीट में, तो जो कहिए मैं हार जाऊँगा। एक मुकदमा लिखा हुआ दिखा दीजिए बस। आपने कहा जो है कि नहीं, ये बात जो है गलत है, यहाँ पर ब्राह्मण और जातिवाद का भेदभाव नहीं है, ये बात गलत है, सर्वथा निराधार है। ये गलत है कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है, जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है और भाजपावाद यहाँ पर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की गरीब जनता का शोषण हो रहा है, दलित यहाँ पर मारा जा रहा है। ये न रोए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दर्द नहीं है। मैं ब्राह्मण, निश्चित मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते ही मेरे ऊपर जो है, मैं बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता हूँ, मैं बहन जी की सरकार को पसंद करता हूँ, मैं बहन जी की पसंद करता हूँ। इसकी वजह से ये नहीं,
ध्यान दीजिए किस पद पे हैं जरा इस पूछ लीजिए, बसपा में किस पद पे हैं ये भी बता दें। बसपा के पद के नाते ही तो बोल रहे हैं इतना। अगर अभी आप ब्राह्मण हैं और बसपा के पद पे ना होते बोलते क्या? ब्राह्मण हैं आप, अब बसपा के किसी पद पे हैं, इसलिए बहन जी की बात करें। बहन जी की सरकार का हमने कहा उनकी सरकार अच्छी। अच्छा, मोदी जी के बताएं 5 काम बताएं, कौन सा आप अच्छा काम कर रहे हैं? 5 काम बता सकते हैं हम। आप सड़क के बारे में देख सकते हैं, हम सब रानीगंज आ रहे हैं, 5 काम गिनाए हैं बस। पहला चीज़ तो सड़क आप मान लीजिए, सड़क का विकास दिख रहा है। दूसरी चीज़, आज भी मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो जिस तरह का सम्मान मिलता है हमारे देश की बात बताइए, जहाँ आप ज़मीन पर है वहाँ का बताइए। 5 काम में आप मान के चलिए कि जैसे आपका फैक्ट्री का लगना है, कई जगह फैक्ट्रियाँ कितने रोजगार यहाँ आपके क्षेत्र में मिले बच्चों को? हमारे क्षेत्र में तो नहीं, रोज फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं लगी हैं। अब यहाँ फैक्ट्री का क्षेत्र नहीं है, ये फैक्ट्री का क्षेत्र ही नहीं है। यहाँ पर एक एटीएल थी, वो भी अभी नहीं चल पाई, लेकिन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ये सब विकास का जो नौकरी है? किसके विपक्ष में आएगा कि सत्ता पक्ष में आएगा? नौकरी के लिए क्या हर व्यक्ति नौकरी करेगा? नहीं कर। आज मान लीजिए 10 साल से बीजेपी सरकार है, इसके पहले जितने लोग थे सब नौकरी में थे। 2% लोग नौकरी से करते हैं सरकारी, उसके बाद व्यवसाय है, कृषि है, और भी बहुत सारे आय के साधन हर व्यक्ति के पास हैं। पिछली सरकार ने नहीं किया, बदल दिया, तो क्या इसको भी बदल देना चाहिए? नहीं, पिछली सरकार ने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं तो इनको बदल, इनके विकास भी तो दिखाई दे रहे हैं। क्या विकास दिखाई? 5 काम गिनाइए ना। 5 काम में हम ये कह रहे हैं कि इनके शासन प्रशासन की स्थिति देखा, सुधार किया इन्होंने, सड़क बताया। हाँ, अरे हमने नहीं कहा चोरी की बात, आपने कहा था, झूठे ज़बरदस्ती ना बोलिए भाई। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, 5 काम की बात ही है तो हम कह रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है, लोगों का रहन सहन बदला है, विकास की गति बढ़ी है, हर तरह के कार्य अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा है। सड़क खराब है, टूटी हुई स्कूल के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आते जाते गिरते हैं। मैं डीएम का तहसील दिवस में ये लगा हुआ है, कई बार दिए, आज तक PWD के इंजीनियर बनाए नहीं। इसको लगा बेटा, ये है मोदी का विकास है। ये प्राथमिक स्कूल के बच्चे आते जाते समय गिरते हैं, चोटाई होते हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं जाती है। एक चीज तुम, विद्यालय के बगल से कहाँ तक जाती है? बस्तीपुर से मिर्जापुर चौहारी जाती है, वो रस्तीपुर से मिर्जापुर चौहारी की सड़क की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इंटरनेट गांव की एरिया की है। अब नहीं, अब सड़क पगडंडी नहीं, हम बता रहे हैं दलित की बात। आप एक मिनट, जो सवाल है उसका आप आइए, क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दर्शक हमारे, आप लोग एक आदमी बोलेंगे तो समझेंगे। सड़क की बात है तो छोटी मोटी सड़कें गाँव हमारे यहाँ भी है, 1 किलोमीटर सड़क कुछ गड़बड़ हो गई, सड़क बनने के बाद क्या तुरंत सही रहती है? क्या साल 2 साल में खराब होती है? खराब हुई है फिर बनेगी। अच्छा चलिए, मैं अगला सवाल ले लीजिए कि यहाँ जो क्षेत्र, हमारे भाई साहब कह रहे हैं क्या रोजगार सबको मिल जाएगा? हमारे श्रीवास्तव जिनका बेटा 4-5 साल से BEd करके बैठा हुआ है, नौकरी के लिए परेशान है, लेकिन आज कह रहे हैं क्या मोदी जी सबको रोजगार? कहीं पकौड़ा तो दुकान खुलवा दे, पकौड़ा तलने की। अच्छा तो पकौड़ा बनने के पढ़ाई जरूरी थोड़ी है, तो बिना पढ़े भी हमारे श्रीवास्तव जो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। हमने देखा है, पकौड़े की भी बात आई है। पकौड़ा भी अगर एक शिक्षित व्यक्ति बनाएगा तो उसके पकौड़े में और अशिक्षित व्यक्ति के पकौड़े में अंतर रहेगा। क्या कार्य करना, नौकरी करना ही अच्छा है, पकौड़ा बनाना गड़बड़ है क्या? हमारा लड़का BEd है, नहीं अभाव है, नहीं मिल पाया। शादी करते हो तो क्यों पूछते कितना शिक्षित हैं, कितना नहीं पूछते पकौड़ा तोलता है कि नहीं लड़का? हम ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी सोच है, शादी करना है तो हमको भी हम शिक्षा दें। योग्यता पूछते हैं कि पकौड़ा आपका लड़का तलता है कि नहीं तलता है, तो नहीं पूछता। तो ये टाइटल बना लिया गया है, पकौड़े की बात आप लोगों के कहने पर हमने कह दिया। एक शिक्षित व्यक्ति अगर है, उसको नौकरी नहीं मिली, क्या वो जी नहीं सकता? क्या उसको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है, जी सकता है। हम ये नहीं कह रहे मोदी जी चाय पीते हैं, पकौड़ा बेचते हैं, आपकी बात है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर पकौड़ा तलने की भी बात है तो अनपढ़ आदमी के पकौड़ा तलने में और पढ़े लिखे के पकौड़ा तलने में बहुत अंतर है। धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल लास्ट रहेगा, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा। अभी आपने 5 सवाल पूछा ना कि 5 विकास बता दीजिए, मैं 2-3 विकास आपको बता दे रहा हूँ, और पूरी जहाँ तक आपका वीडियो जाएगा वहाँ की जनता सुन ले। हमारी गरीब जनता को मैं भाजपाइयों सहित को कह लीजिए, इनके सहित ये देते हैं, जानते हैं क्या? ये देते हैं टैक्स देना सीख लिए। कौन सा? 3 टैक्स स्पेशली इनके आल औलाद पूरी बच्चे दिया करेंगे, और हम लोग तो देना शुरू कर दिए हैं। SGST, CGST, और इसके बाद जो है उपभोक्ता GST लेंगे, जो आप उसको ग्रहण करेंगे, यह GST आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है भगवान राम के मंदिर का पत्थर बनेगा।
दूसरा है आप क्या कर रहे हैं, जो मंदिर का निर्माण चाहे काशी कॉरिडोर इन्होंने बनाया, चाहे मथुरा बनाने जा रहे हैं, चाहे ये महाकाल बनाए और चाहे जो है अयोध्या धाम बना रहे हैं, हर जगह पर मुगलों के समय की व्यवस्था ये जो है टैक्स व्यवस्था लागू कर रहे हैं। हर मंदिर में पूजा करने के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति वहाँ कब जा करके कभी पूजा नहीं कर पाएगा। आप ये जान लीजिए कि पत्थर की बात आप किए नहीं वहाँ, आप गए नहीं काशी, अभी आप पूजा नहीं किया। आप काशी जाकर पूजा किए को दिन, काशी गए आप पूजा किए, काशी गए आप पूजा किए, काशी गए आप पूजा किए। एक मिनट, ये सवाल हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऐसा हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। लास्ट सवाल मेरा रह गया था कि जो ये स्थानीय विधायक है आर.के. वर्मा जी, उनका काम कैसे है आप लोग बताएं थोड़ा। जब से जीत कर गए हैं सो गए हैं, आज तक भी जागे नहीं हैं, हो सकता है जाग जाएं कभी। जी आप वर्मा जी बीजेपी से विधायक नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। नहीं, काम कैसे करें शून्य है काम। आप बताएं सर, आर.के. वर्मा का कैसे काम है सर, उन्हीं से पूछिए। आप बताएं सर। हम तो रहते ही नहीं यहाँ जी आप बताएं सर कैसे काम है। विपक्षी विधायक हैं, जो विपक्ष रोल हो तो अपना कर रहे हैं वो। प्रधान जी बताइए। चलो, वर्मा जी जो यहाँ पर विधायक हैं वो जीते हैं, जीतने के बाद कभी साल में एक आध बार गाड़ी उड़ी लेके चले आते हैं। संगम लाल कितना आते हैं सर। संगम लाल जी तो अभी क्या वो चला था, कोई कार्यक्रम इनका था, सवेरे जाके तो तुरंत कुल्ला करिए वहाँ गांव में अपना लोगों से मिलिए। एक मैं बता रहा हूँ, आपके संगम लाल गुप्ता जी मिले हैं तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो उनको संदेश है, गाजीबाग से अम्मापुर बेरक तरफ रोड जाती है, वहाँ एक रेलवे पे पुल बनता है तो वहाँ बरसात में भर जाता है, वहाँ आवागमन पूरा बंद रहता है। इसके लिए क्या वो काम करें, आपकी जानकारी में है कुछ? जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है संगम लाल जी को उसको तुरंत वहाँ पे पुल बनवाना चाहिए और इसके लिए अपना पुल बना है, भर जाता है पानी से, पानी भर जाता है तो उसको व्यवस्था करें कि पानी ना भरे उसमें पानी। देखिए, विकास के साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहती हैं। अब उस समस्या को लेकर के ये कहा जाए कि ये सरकार से विकास नहीं हो रहा, तो ये हमारी समझ नहीं आता। धन्यवाद। ये थे हमारे वक्तागण। तो आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी। धन्यवाद। बंद कर दो।